बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मैं किचन में खाना तैयार कर रही थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। मैं लपक कर कमरे में गई और मोबाइल फ़ोन उठाकर देखा। इमरान की कॉल थी। मैंने धड़कते दिल से बटन दबाया। क्या बात है सानिया साहिबा, बहुत मसरूफ़ हो? इसकी आवाज़ समाज से टकराई। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं मसरूफ़ हूँ? मैंने पूछा। कॉल देर से अटेंड करना ही मसरूफ़ियत को ज़ाहिर करता है, इमरान ने हंसते हुए कहा। मैं किचन में खाना बना रही थी और मोबाइल कमरे में था, इसलिए मोबाइल तक पहुंचने में देर हुई। मैंने वजाहत करते हुए कहा, अरे भाई, तुम इतनी संजीदा क्यों हो जाती हो? ठीक है, हो गई देर बात करने में, इसमें वजाहत देने की क्या ज़रूरत है? इमरान ने ज़ोरदार कहका लगाते हुए कहा। खैरियत है ना? इस वक्त कैसे याद कर लिया? मैंने पूछा। खैरियत ही नहीं है, जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं, दिन का चैन छिन गया है। हर वक्त तुमसे मिलने को दिल तड़पता है, दिल चाहता है मेरे पर लग जाएं और उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। इमरान ने कहा। कहीं तुम शादी तो नहीं करने लगे? मैंने इसे छेड़ा। क्यों, क्या शायर लोग अच्छे नहीं होते? मैंने कब कहा शायर लोग बुरे होते हैं? बस लापरवाह किस्म के लोग होते हैं। काम धंधे की इन्हें कोई परवाह नहीं होती, हर वक्त अपने महबूब की तारीफ में गज़ल कहते रहते हैं। नहीं नहीं, कुछ मेरी तरह बाज़ोक शायर भी होते हैं। इमरान चहकते हुए बोला। वो कौन होते हैं? वो ही शायर जो शराब में डूबे हुए होते हैं, इमरान ने कहा। अच्छा, क्या तुम शराब भी पीते हो? मैंने हैरानगी से बोली। शराब पीने में क्या बुराई है? आजकल तो इसका फैशन है, थोड़ी बहुत पी ली जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। मुझे शराब भी पसंद नहीं, मैंने गुस्से से कहा। मेरी तौबा, आज के बाद फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। इमरान ने घबराते हुए कहा। क्या वाकई तुम मेरे कहने पर शराब छोड़ दोगे? मैंने पूछा। हाँ हाँ, तुम्हारी खातिर मैं वो सब कुछ छोड़ सकता हूँ जो तुम्हें पसंद ना हो, इमरान ने कहा। इमरान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे शराबियों से सख्त नफरत है। तुम शराब नोशी तर्क कर दो तो हमारी ये दोस्ती हमेशा चलती रहेगी, मैंने कहा। वैसे एक बात बताऊं, मैं शराब नहीं पीता, तुमसे मजाक कर रहा था। हाँ, मुझे भी पता है, तुम्हारी मजाक करने की पुरानी आदत है। मैं मुस्कुराई। शुक्र है तुम्हें ये बात पता है, वरना मैं समझ रहा था कि मुसूफ़ा मुझसे नाराज़ होकर बातचीत बंद न कर दें, इमरान ने कहा। अच्छा बताओ, तुमने इस वक्त कैसे फ़ोन कर दिया? मुझे खाना भी तैयार करना है। मैंने सोचा ये बात तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी अच्छी खबर है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और तुम्हें बताने को बेचैन हो गया। इमरान ने कहा। क्या कोई ख़ास खबर है? हाँ, मैं फैसलाबाद आ रहा हूँ काम करने। अब्बा जान मान गए हैं, अब हमारी मुलाकात में कोई रुकावट नहीं रहेगी, इमरान ने कहा। फैसलाबाद में तुम क्या काम करोगे? मैंने हैरत से पूछा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई फैसलाबाद आ रहा है। भाई, पहले मैंने सोचा कि चाहे कैसी भी मजदूरी मिल जाए मैं बग़ैर शर्म के कर लूँगा, लेकिन देखो किस्मत के मेरे बचपन का दोस्त जवाद मुझे मिल गया। वो फैसलाबाद की एक कंपनी में सेल्समैन की हैसियत से काम कर रहा है। इसे जब मेरी फैसलाबाद में काम करने की ख्वाहिश का इल्म हुआ तो कंपनी में मेरी नौकरी की बात कर ली और तुम्हारे इलाके में ही सेल्समैन की हैसियत से मेरी ड्यूटी लगी है। अब मैं जब चाहूँगा तुमसे मिलने चला आऊँगा, इमरान ने चहकते हुए बताया। जब चाहे नहीं, जब मैं बुलाऊंगी, क्योंकि घर में मेरा शोहर कासिम भी होता है, मैंने कहा। ओह सॉरी, वाकई मैं तो भूल गया था कि तुम्हारा एक अदर शोहर भी है, इमरान ने उदास लहजे में कहा। इमरान से मेरी मोबाइल दोस्ती को 1 साल हो गया था। शुरू में हम दोनों बड़े मोहतात अंदाज में बात किया करते थे, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे। हम दोनों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तवील गुफ्तगू करते थे। ये टेलीफोनिक दोस्ती की वजह भी मेरे शोहर की मसरूफियत थी। मेरा शोहर कासिम एक मैकेनिक था। वो सुबह 9 बजे घर से निकलता और रात गए घर लौटता। मेरी शादी को 6 बरस हो गए थे और मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। घर में अकेले रहने की आदत नहीं थी। शोहर के जाने पर घर काट खाने को दौड़ता। किताबों और टीवी से दिल लगाने की कोशिश बहुत की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सकी। ऐसे में एक दिन इमरान की कॉल मेरे मोबाइल पर आ गई। ना चाहते हुए भी इससे मैं दोस्ती कर बैठी। इमरान से 6 माह तक बातों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन कभी मुलाकात नहीं की। एक दिन इमरान का फ़ोन आया तो इसने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी।
सानिया, हमारी दोस्ती को 6 माह हो चुके हैं, लेकिन हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बार मिल लें? अरे हाँ, कभी हमारा ध्यान ही इस तरफ नहीं गया। बिन देखे ही दोस्ती चल रही है, मैंने कहा। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है मुलाकात के बारे में? इसने पूछा। तुम जब भी फैसलाबाद आओ मुझसे मोबाइल पर बात कर लेना, फिर मुलाकात का वक्त तय कर लेंगे, मैंने कहा। इस इतवार को मेरे दोस्त रेहान की शादी है और बारात फैसलाबाद आएगी। मैं शादी से फारिग होकर तुमसे रब्ता कर लूँगा। ठीक है। इतवार के दिन मैं तैयार बैठी थी और मैंने सोच लिया था कि इमरान से अपनी सहेली सोबिया के घर मुलाकात कर लूँगी। सोबिया ने हमारी मुलाकात कराने की गर्ज से अपने बच्चों को सुबह ही सुबह नाना के घर भेज दिया। यूँ हम दोनों की मुलाकात का मंसूबा तैयार था। इतवार की सुबह इमरान की कॉल आ गई और मैंने सोबिया के घर का पता बता दिया उसे। मैं वक्त मुकर्ररा पर घर को ताला लगाकर सोबिया के घर पहुंच गई। कुछ देर में इमरान की कॉल आ गई। मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, मैंने कहा। कहीं जूते ना पड़वा देना कि बग़ैर इजाज़त कैसे घर में दाखिल हो गए, इमरान ने कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं खुद दरवाजे पर आती हूँ। मैं दरवाजे पर गई, जहाँ एक खूबरू नौजवान खड़ा। शक्ल और सूरत भी ऐसी थी कि देखते ही दिल आ जाए। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, मैंने शर्माते हुए कहा। अंदर आने को रास्ता मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा, वो मुस्कुराया। ओ सॉरी, मैं एक तरफ हट गई और वो घर में दाखिल हो गया। मंसूबे के तहत सोबिया ने एक कमरे में हमें बिठाकर बाहर से कुंडी लगा दी। दरवाजे पर कुंडी लगने से इमरान घबराते हुए बोला, ये खैरियत है ना? कोई ख़तरनाक इरादा तो नहीं? तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, मैंने हंसते हुए कहा। अगर ये गांव होता तो हमें कारोकारी किया जा सकता था, लेकिन ये शहर है, लिहाजा कोई और गड़बड़ हो सकती है। पुलिस के हवाले किया जा सकता है, कोई छोटा मुकदमा भी हो सकता है, इमरान ने कहा। फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। हमें तन्हाई में मुलाकात का मौका फराहम किया गया है और बस, कुछ भी नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। फिर ठीक है, इमरान भी जवाबन हंस पड़ा। इमरान और मैं 1 घंटे तक बातें करते रहे। इमरान ने मुझसे किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की थी और ना तन्हाई का कोई फ़ायदा उठाया। वो तहज़ीब के दायरे में बातें करता रहा। अचानक इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वो चौंका। ओ, मुझे यहाँ आए हुए 1 घंटा हो गया, अब मैं चलता हूँ। शादी में मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, इमरान ने कहा। बस इतनी देर के लिए आए थे? हम फिर मिलते रहेंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने कहा। मेरा दरवाज़ा बजाने पर सोबिया ने कुंडी खोल दी और हम कमरे से बाहर आ गए। सोबिया भी हैरान थी कि बहुत जल्दी हमारी मुलाकात ख़त्म हो गई। इमरान के जाने पर इससे ना रह गया और वो पूछ ही बैठी, क्या हुआ, इतनी जल्दी इमरान चला क्यों गया? वो दरअसल इसको शादी में जाना था, वहाँ से कुछ वक्त के लिए यहाँ आया, मैंने कहा। अच्छा चलो, फिर कभी फुर्सत में जी भर कर मुलाकात कर लेना, सोबिया ने मानी खेस अंदाज में कहा और मैं शर्मा गई। इस मुलाकात के बाद इमरान की बातों से संजीदगी रुखसत हो गई और वो तकल्लुफ़ एक तरफ रख कर बात करने लगा। वो हर तरह की बात मुझसे कर लेता था। मैं हैरानगी से इसकी बातें सुनती रह जाती। फैसलाबाद में काम करने की बात पर मैं हैरान थी कि वो मेरी खातिर अपना गांव घर बार छोड़कर फैसलाबाद आ रहा था। कभी कभी मुझे खुद पर हैरत भी होती थी कि मैं शादीशुदा होकर भी एक गैर महरम से दोस्ती कर बैठी हूँ, जो कि गुनाह है। लेकिन ना जाने मुझे क्या हो गया था, मैं जानते बूझते ये गुनाह कर गई थी और अंजाम से बेखबर बुराई की दलदल में धंसती जा रही थी। इमरान ने फैसलाबाद में काम शुरू कर दिया था और मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे घर आने लगा था। इसे मेरे शोहर के घर आने जाने के औकात मालूम हो गए थे। वो बहुत मोहतात था। शोहर की गैर मौजूदगी में इसे बुलाने के लिए हमने कुछ इशारे मखसूस कर लिए थे। मसलन अगर वो गली में होता तो गैलरी में बनियान लटका देती थी, इसका मतलब होता था रास्ता साफ है। अगर गैलरी में कमीज़ होती तो इसका मतलब था कि शोहर घर में मौजूद है, और गैलरी में कुछ भी ना हो तो इसका मतलब था कि मोबाइल पर कॉल करके मुलाकात का वक्त तय करना है। ये इशारे इमरान ने बताए थे जो मुझे पसंद आए। इन इशारों की मदद से मैं मुतमईन थी कि मेरा ये राज ही रहेगा। कुछ अरसे ये सिलसिला चलता रहा। फिर इमरान ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तन्हाई में इसकी छेड़खानियाँ बढ़ने लगी थी। इसका ये अमल मेरे नज़दीक अच्छा नहीं था।
मेरे दिल में कई बार आया कि इसे बुरी तरह झड़क दूं कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे, लेकिन न जाने मुझे इस पर तरस आ जाता कि वो मेरी खातिर अपना घर बार छोड़कर फैसलाबाद आ गया था, इसलिए ना चाहते हुए भी इसे ये हरकतें करने से मैं रोक न सकी। दिन ब दिन इमरान गुस्ताख होता जा रहा था। एक दिन उसने मुझसे ऐसी ही बदतमीजी करना चाही। मैंने उसको झड़क दिया। इमरान, ये क्या हरकत है? मैंने गुस्से से इसे देखा। हम दोस्त ज़रूर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हद क्रॉस कर जाओ। मेरे इस तरह झड़कने पर इसका चेहरा उतर गया। शायद इसके गुमान में भी ना था कि मैं इसे इस तरह झड़क दूंगी। फिर वो चंद मिनट बैठकर चला गया। मैं भी इस वक्त शदीद गुस्से में थी, इसलिए मैंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। फिर एक हफ्ते तक वो नहीं आया और ना ही मुझसे मोबाइल पर राब्ता किया। मेरा गुस्सा भी ठंडा हो चुका था और मुझे इमरान की याद भी आ रही थी, इसलिए मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर इमरान को कॉल कर दी। हेलो, इमरान ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। क्या बात है इमरान, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने पूछा। तुमने इस दिन मुझे इस तरह बुरी तरह झड़का था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि तुम्हारा सामना करूं। इमरान ने कहा। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। इस तरह से तुम्हें नहीं झड़कना चाहिए था, मैंने नरम लहजे में कहा। गलती मेरी थी, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैं दोस्ती में बहुत आगे निकल गया था। मैं कोशिश करूँगा कि तुमसे ज़्यादा मुलाकात ना करूँ ताकि फिर ऐसा ना हो। इमरान ने कहा। अरे बई, मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम मुझसे ना मिला करो, बस ज़रा खुद पर काबू रखा करो। फिर तुम कब आ रहे हो? मैंने पूछा। देखता हूँ, इमरान ने कहा। अभी भी तुम नाराज़ हो? देखो, मैंने बात करने में पहल की है, क्या अब भी नाराज़गी ख़त्म नहीं करोगे? मैंने कहा। मैं समझ गई थी कि इस दिन की बात को इमरान ने दिल पर ले लिया था, इसलिए वो मिलने से कतरा रहा था। 2 दिन और गुजर गए, वो नहीं आया। इसके घर ना आने से मुझे सख्त तशवीश हो रही थी। मुझे इमरान से मोहब्बत हो गई थी और मैं किसी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहती थी। वो मेरी तन्हाई का साथी था। दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने इमरान को कॉल मिलाई। कैसी हो सानिया, खैरियत है ना? इमरान ने कहा। हाँ, मैं खैरियत से हूँ, तुम अपनी सुनाओ। मैंने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? इमरान की अफसरदा सी आवाज़ आई। इमरान, गुस्सा ख़त्म करो और फ़ौरन मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने कहा। मैं इस वक्त नहीं आ सकता, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं कल आऊँगा। इमरान ने कहा। ठीक है, याद से आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा। हाँ हाँ, फ़िक्र न करो। दूसरे दिन मुझे शिद्दत से इमरान का इंतज़ार था और वो वादे के मुताबिक आ गया। इसे देखते ही मेरा दिल खिल उठा, लेकिन इसका चेहरा बुझा बुझा सा था। इमरान, क्या अभी तक मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा। नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा, बस ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमरान ने कहा। मैंने इस वाक़े को भुला दिया है, तुम भी भुला दो। हम फिर एक नए जज्बे से दोस्ती का आगाज़ करते हैं। मैंने अपना हाथ इमरान की तरफ बढ़ाया। इसने झिझकते हुए मेरा हाथ थाम लिया और हम मुस्कुराने लगे। यूँ इमरान की दोबारा आमद शुरू हो गई। चंद दिन तक तो वो मुहतात रहा, लेकिन फिर इसने बुरी हरकतें शुरू कर दी। मैं इसे डांटना चाहती थी, लेकिन डांट नहीं सकी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो दोबारा नाराज़ होकर आना बंद न कर दे। मेरी ढील का नतीजा ये निकला कि मैं हराम और हलाल की तमीज़ खो बैठी और ख़ुद को मैंने इमरान के हवाले कर दिया। वो मेरी कमज़ोरी का भरपूर फ़ायदा उठा रहा था, और क्यों ना उठाता। जब दो नामहरम तन्हाई में मिलते हैं तो इस पर शैतान गालिब आ जाता है। यही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। मैं अंजाम से बेपरवाह बुराई की दलदल में धंसती जा रही थी। एक रोज़ इमरान घर पे ही था कि मेरे शोहर कासिम अचानक घर आ गए। अब ये इत्तेफाक ही था कि इस रोज़ मैं दरवाजे की कुंडी भी लगाना भूल गई थी। दोपहर का वक्त था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, इमरान मेरे पास ही बैठा था। इमरान को यूं मेरे पास बैठा देखकर वो शदीद गुस्से में आ गया। शदीद गुस्से में इसने शीशे का गुलदान उठाकर इमरान के सर पर मारना चाहा। मुझसे ये बर्दाश्त न हो सका कि वो इमरान को नुकसान पहुंचाए। मैंने पीछे से बेलन इसके सर पर दे मारा। इस शदीद ज़रब के पड़ते ही वो चकराकर गिर पड़ा। इमरान ने ज़मीन पर गिरा बेलन उठाकर मेरे शोहर के दिल पर मारा और पे दर पे बेलन के वार से कासिम को लहूलुहान कर दिया। वो ज़मीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था और हम दोनों दरवाजे के पास खड़े इसके तड़पने का नज़ारा कर रहे थे। जब कासिम अपनी जान की बाजी हार गया तब हमें होश आया कि अब क्या करें। मैं सख्त घबराई हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तरफ शोहर मर गया था,
दूसरी तरफ इमरान था, जो मेरे एक बयान पर जेल की सलाखों के पीछे जा सकता था, लेकिन मैं इसको खोना नहीं चाहती थी। होश में आओ सानिया, हमें फौरी तौर पर इस मसले का हल निकालना होगा, वरना हम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इमरान ने कहा। मैं क्या करूं? मैंने घबराते हुए कहा। मैं घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम शोर मचाना शुरू कर देना कि डाकू आए थे। मज़ाहमत करने पर कासिम को हलाक करके चले गए। मैं ज़ेवरात ले जाता हूँ ताकि डकैती हकीकी लगे। फिर जब बात ठंडी हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी करके नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। इमरान का जहन तेज़ी से काम कर रहा था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इमरान ने घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया और ज़ेवरात लेकर चला गया। इसके जाने पर मुझे होश आया और मैंने वही किया जो इमरान ने कहा था। मेरे शोर मचाने पर मुख्तलिफ फ्लैट से लोग जमा हो गए। पुलिस भी आ गई। इस वक्त घर वाकई डकैती का मंजर पेश कर रहा था। सबको मेरी बात पर यकीन आ गया। नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल और डकैती का मुकदमा दर्ज हो गया था। इस तरह 1 महीना गुजर गया, मगर इमरान ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। मुझे इमरान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मेरे सारे ज़ेवरात भी ले गया था और राब्ता भी नहीं कर रहा था। मैंने जब मोबाइल पर राब्ता किया, इसने अजनबियों की तरह बात की तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। इमरान, मैं सानिया बात कर रही हूँ। तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? मैंने कहा। कौन सानिया? मैं किसी सानिया को नहीं जानता। मेरा क्या ताल्लुक तुमसे? इमरान ने कहा। तुम ज़्यादा होशियार नहीं बनो। तुमसे मेरी मोबाइल पर बातचीत रही है और मोबाइल कंपनी के पास भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है। मेरा एक बयान तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकता है। पुलिस खुद तुमसे जुर्म कबूल करवा लेगी। मैंने इसे धमकी दी। तुम और मुझे जेल भिजवाओगे? मोहतरमा, मैं जिस सिम से तुमसे बात करता था वो एक ऐसे शख्स के नाम रजिस्टर्ड है जिसे दुनिया से गुजरे 4 बरस हो चुके हैं। तुम्हें यही मशवरा है कि मुझे एक ख्वाब समझकर भूल जाओ और वो ज़ेवरात मैंने तुम्हें जो वक्त दिया है इसकी कीमत है। इमरान ने कहा। मैं तुम्हें देख लूंगी। मैंने गुस्से से कहा। हाँ देख लेना। तुम्हारे पास मेरा पता भी नहीं। हाँ देख लेना। तुम्हारे पास मेरा पता भी इसी तरह फर्जी है जिस तरह से ये सिम है। मैं इस सिम को अभी फेंक दूंगा। इमरान ने कहका लगाते हुए कहा। मेरे जहन में आंधियां सी चल रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जज्बात में आकर मैंने पुलिस को बयान देते हुए सब कुछ बता दिया था। मेरा ख्याल था कि पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आएगी और इमरान को किसी भी तरह ढूंढकर गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन पुलिस ने सबसे पहले इस कत्ल में मुझे ही जेल में डाल दिया। फिर बाद में पुलिस की जुबानी यही सुनने को मिलता कि वो मुलजिम को तलाश करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे पता है इमरान को तलाश करना ऐसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को तलाश करना। मेरे पास इमरान की कोई तस्वीर नहीं है। सिम इसकी बंद है और ना ही मेरे पास इसका असल पता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती इमरान को तलाश करने में, क्योंकि मैं जेल की सलाखों के पीछे हूँ। मुझे मालूम है पुलिस इमरान को तलाश ना कर सकेगी और सारे कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सर थोपेगी ताकि इस केस की फाइल बंद हो जाए। मैं आज इस काल कोठरी में हर पल खुद को कोसती हूँ कि मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसने अपने घर को खुद अपने हाथों से तबाह किया और जिसकी खातिर ये सब कुछ किया वो भी माल और इज्जत का लुटेरा निकला। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।